है कि हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में रिश्तों का बड़ा ही अहम योगदान होता है। माँ और बेटी, पति और पत्नी, बेटी का जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, बड़ा ही प्यारा होता है, अनोखा होता है और इसका बड़ा ही महत्व होता है। इससे बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता है। लेकिन आज की कहानी में माँ और बेटी ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से एक कत्ल हो गया और कत्ल इतना खौफनाक होता है कि हमारे समाज में रिश्तों को शर्मसार कर देता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आखिर ऐसा क्या होता है, आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। उससे पहले आप सभी साथी जितने चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ की। जी हाँ, वही मेरठ जो अभी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी चर्चा में रहा, मुस्कान और साहिल को लेकर। मुस्कान जिसने अपने पति को ड्रम में पैक करवा दिया सिर्फ मोहब्बत के लिए, एक नाजायज इश्क के लिए, अपने अच्छे खासे पति को मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरा समाज डरा हुआ था। कई रील्स बनी, कई ऐसी ऐसी कहानियां भी बनाई गई जिसको देखने के बाद लोग काफ़ी डरे हुए थे। नीले ड्रम को देखकर लोग डरे हुए थे। लेकिन उसी मेरठ से एक और बड़ी ही दर्दनाक भयानक घटना सामने आती है। दरअसल साथियों, 24 जून साल 2025 एक किसान जिसका नाम सुभाष उपाध्याय रहता है, सुभाष उपाध्याय के घर में उसकी दो बेटियां, एक पत्नी और एक बेटा, छोटा सा परिवार हंसता खेलता था। सुभाष उपाध्याय अपने घर की पूरी जिम्मेदारियों को निभाता था। पेशे से किसान, खेती कर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। दिन रात खेतों में मेहनत करता था और जो फसल खेतों में उगती थी उसे बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। दो जवान जवान बेटियां। लेकिन एक दिन जब 24 जून की शाम को वो अपने घर वालों को बताता है कि वह खेतों में काम के लिए जा रहा है, खेतों में ये देखने के लिए जा रहा है कि कहीं कोई जानवर तो खेतों में नहीं है। लेकिन जब खेत में पहुंचता है और शाम 7 बज जाता है, जब शाम 7 बजे वह खेतों से घर लौट रहा था, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने, बाइक सवार बदमाशों ने सुभाष उपाध्याय की गोली मारकर हत्या कर दी। देखते ही देखते कुछ लोग जब गोलियों की आवाज़ सुनते हैं तो भागकर खेतों की तरफ जाते हैं। देखते हैं कि सुभाष उपाध्याय खून से लथपथ है, तड़फड़ा रहा है। उसे लेकर सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौकाए वारदात पर मेरठ की पुलिस वहां पहुंचती है। अब इधर आसपास के लोग काफ़ी उग्र हो जाते हैं कि एक किसान की भला इस तरह से दर्दनाक हत्या गोली मारकर कौन कर सकता है। अब लोग अपराधियों को पकड़ने की पुलिस से गुहार लगा रहे थे। इधर जैसे ही यह खबर घर वालों को पता चलती है, माँ और बेटी और एक बेटा को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आसपास के मोहल्ले में मातम छा जाता है। लोग हैरान थे कि एक खेती किसानी करने वाले पिता की, सुभाष उपाध्याय की, भला कौन कत्ल कर सकता है। अब सवाल कई थे, पुलिस के सामने जवाब ढूंढना था। पुलिस जांच पड़ताल करती है और फिर 25 जून को पोस्टमार्टम के लिए सुभाष उपाध्याय की बॉडी को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होता है, बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है, अंतिम संस्कार होता है और फिर माँ और बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सदमे से, पिता के मौत से बेटी बेहोश हो जा रही थी। माँ का बुरा हाल था। डॉक्टरों की टीम लगाई जाती है उनके इलाज के लिए। इधर बेटा, जिसका नाम आयुष रहता है, उसने अपने पिता को खोया था, वो भी काफ़ी परेशान था। पुलिस के पास जाता है, तहरीर देता है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। इधर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले एक सर्विस लांच की टीम को मौके पर भेजा जाता है। सर्विस लांच की टीम लगती है, स्क्वाड की टीम लगती है और फिर जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस की कई टीमों को भेजा जाता है। जांच पड़ताल शुरू होती है तो पता चलता है कि दो अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे और कत्ल कर फरार हो गए, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाती है। इधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। फ़ोन टेपिंग का मामला चल रहा था, फ़ोन टेप किया जा रहा था और तभी
एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसने सभी को शर्मसार कर दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपना ही इंसान ऐसा कर सकता है। दरअसल साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है आज से ठीक 2 साल पहले। 2 साल पहले जो बड़ी बेटी रहती है सुभाष की, डोली, डोली पास के ही क्षेत्र के एक दलित लड़के से प्रेम करने लगती है। दोनों इस कदर प्रेम करने लगते हैं कि एक दिन लड़की अपने दलित प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वह जानती थी कि घर वाले उसके शादी की इजाज़त नहीं देंगे। तभी वह घर से सुबह निकलती है, शाम हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। इधर सुभाष काफ़ी परेशान था, उसकी बड़ी बेटी कहाँ चली गई। छानबीन करता है, लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली है और उसके साथ अपना जीवन गुजर बसर करना चाहती है। इधर सुभाष काफ़ी सदमे में चला जाता है। समाज में सुभाष को लेकर बड़ी बदनामी होती है कि अपने बेटी को कैसे पाला पोसा कि बेटी हाथ से निकल गई। तमाम तरह की बदनामियां हो रही थी। सुभाष अब लोगों से बातें करना बंद कर देता है, समाज में जाना बंद कर देता है और फिर अपनी खेती किसानी में मशगूल था। लेकिन तभी जनवरी का महीना चल रहा था। सोनम, जो कि छोटी बेटी थी, छोटी बेटी सोनम इधर एक और अपने ही क्षेत्र के एक दलित लड़के से मोहब्बत कर बैठती है। वह भी उससे बातचीत करने लगती है। उसकी मुलाकात जब होती है तो दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अब आते जाते दोनों मिलने लगते हैं, दोनों बातचीत करने लगते हैं। लड़का सोनम से कहता है कि देखो, तुम्हारी दीदी ने तो शादी कर ली, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं बोला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो फिर बवाल हो जाए। सोनम कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी अगर मेरे मोहब्बत को रोकने की कोशिश की तो उसका बुरा अंजाम होगा। मैं तुमसे इतना मोहब्बत करती हूँ कि मैं जान ले भी सकती हूँ और जान दे भी सकती हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोनम का जो प्रेमी था उसका नाम विपिन रहता है। विपिन कहता है कि मैं तैयार हूँ, जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा। इधर सोनम अपने प्यार में बिल्कुल मशगूल थी। विपिन के साथ फ़ोन पर बातें करती थी, छुप छुप के उसके साथ खेतों में मुलाकात करती थी। लेकिन तभी कुछ दिन और गुजरता है। अब इधर मार्च का महीना चल रहा था। सोनम घर में अकेली थी, घर पर कोई और नहीं था, सिर्फ उसकी माँ थी। माँ का नाम कविता रहता है। तभी सोनम घर में जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि उसकी माँ के कमरे में कोई है। जब वो माँ के कमरे में झांकने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में है। वो दरवाज़ा खटखटाती है, उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी बेटी सामने खड़ी है। सोनम कहती है कि माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो पिताजी को धोखा दे रही हो। अब इधर सो कविता यानी कि सोनम की जो माँ थी, उसके प्रेमी का नाम गुलजार रहता है, जो कि एक अलग ही समुदाय का रहता है। इधर सोनम अपने माँ को, प्रेमी को बाहर जाने के लिए कहती है। गुलजार चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर सोनम और उसकी माँ कविता दोनों बैठते हैं। माँ अपनी बेटी को बहुत समझाती है, बेटा मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं गुलजार से बेहद मोहब्बत करती हूँ और वो काफ़ी पैसे वाला है, पैसे रुपए से भी मदद करेगा और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी के रहते यह संभव नहीं है। सोनम माँ से कहती कि माँ, तुम ये क्या कह रही हो, ये तो गलत है। लेकिन तभी सोनम कहती है कि माँ, तुम गुलजार से प्रेम करो, उसके साथ रातें गुजारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी एक बात करनी है। कविता कहती है कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? सोनम कहती है कि मेरी शर्त है कि मैं भी एक लड़के से प्रेम करती हूँ जो मेरे बिरादरी का नहीं है, वो एक छोटी बिरादरी का है, दलित बिरादरी से आता है। पिताजी इजाज़त नहीं देंगे, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी? कविता कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे गुलजार के साथ रहने के लिए राज़ी हो तो मैं भी तुम्हारे प्रेमी को तुम्हें मिलाने के लिए राज़ी हूँ। तुम अपने प्रेमी के साथ मिलती रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे गुलजार के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, मैं उसके साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ, जीवन गुजारना चाहती हूँ।
इधर सुभाष आए दिन खेतों में काम करता था। बड़ी बेटी के गैर बिरादरी से शादी करने से सुभाष सदमे में था। अभी वो उबर नहीं पाया था, लेकिन उसे खतरे का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अप्रैल का महीना चल रहा था। एक दिन वो अपनी बेटी को अपने प्रेमी से बात करते हुए सुन लेता है। इधर बात करते हुए सुन लेता है तो अपनी बेटी को काफ़ी धमकाता है, डराता है, यहाँ तक कि हाथ भी छोड़ देता है। गुस्से में बेटी को डांट फटकार लगाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। बड़ी बेटी तो नाक कटवा चुकी है, शर्म से मैं समाज में घूम नहीं पा रहा हूँ, और ये तुम क्या कर रही हो, कम से कम तुम तो नाम रोशन करो। लेकिन सोनम जिद पे आ जाती है और कहती है कि तुम पापा आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं विपिन से शादी करके रहूंगी। अगर आपने मना किया तो मैं भाग कर शादी कर लूंगी। इधर सुभाष काफ़ी उदास होता है, अकेले में बैठकर आंसू बहाता है और फिर अपनी बीवी कविता के पास जाता है। उसे समझाने की कोशिश करता है। कविता कहती है कि अगर बेटी किसी से प्यार करती है तो तुम्हें क्या एतराज़ है। कविता को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सुभाष समझा नहीं पाता है। उसे शायद कविता की मोहब्बत के बारे में पता नहीं था। लेकिन एक दिन फिर से सुभाष कविता के प्रेमी गुलजार के साथ कविता को देख लेता है, यानी कि अपनी ही पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देख लेता है। अब वो समझ जाता है कि घर में क्या चल रहा है। वो अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाता है, मारता है, पीटता है कि आइंदा से दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, और सोनम को धमकी देता है कि तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। घर में पाबंदी लगा देता है। इधर पाबंदी लग जाती है, माँ और बेटी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। माँ कविता अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी, अपनी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर पा रही थी। अब उसके अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका पति बन चुका था। इधर सोनम अपने प्रेमी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। माँ भी अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए तैयार थी, और माँ और बेटी दोनों मिलकर अब एक अलग ही प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत अब जून का महीना चल रहा था। जून में कविता सोनम के प्रेमी से मिलती है, यानी कि सोनम की माँ उसके प्रेमी से मिलती है, विपिन से, और बातचीत करती है, गुलजार से बातचीत करती है। और फिर दोनों माँ बेटी के प्रेमियों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अब प्लान के तहत दोनों कत्ल करने के लिए राजी हो जाते हैं। कविता कहती है कि मेरे पति का कत्ल होगा तभी मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी, और जब सोनम कहती है विपिन से कि तुम मेरे पिता का कत्ल करोगे तभी मेरी तुमसे शादी हो पाएगी, वरना ऐसे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। जीते जी मेरे पिताजी कभी इस शादी को नहीं मानेंगे। अब विपिन कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है, गुलजार भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर समय बीतता गया, तभी 24 जून की तारीख आ जाती है। 24 जून की वह दर्दनाक तारीख, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि एक माँ और बेटी मिलकर अपने ही नाजायज संबंध में अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने ही पति, अपने ही पिता का कत्ल कर बैठेंगे। पिता घर से बाहर निकलता है करीब 5 बजे शाम को, और अपने बीवी और अपनी बेटी से कहता है कि घर में रहना, मैं खेतों से कुछ काम करके लौटता हूँ, कहीं मेरे खेतों में कोई जानवर तो नहीं है, मैं देख कर आ रहा हूँ। तभी इधर माँ और बेटी मिलकर अपने अपने प्रेमियों को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि उनका पति घर से बाहर जा चुका है, अंधेरा होते ही वो खेतों से घर को लौटेगा। इधर दोनों प्रेमी जाकर तकरीबन 4 से 5 लोग मिलकर बाइक से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंधेरा होता है, खेतों से सुभाष जब लौटता है तो उसका गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इधर पुलिस पोस्टमार्टम कराती है, जांच पड़ताल होती है, लेकिन बेटा आयुष को न तो माँ के प्रेमी के बारे में पता था, न बहन के प्रेमी के बारे में पता था। वो अनजान था। उसे लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है। वह अभी समाज में लोगों के साथ उठना बैठना कम कर देता है, क्योंकि उसकी भी बड़ी बदनामी हुई थी जब उसकी बहन भागकर किसी गैर बिरादरी से शादी कर ली थी। इधर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आयुष घर पर काफ़ी कम रहता था, दिन भर बाहर ही रहता था। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसकी घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है, उसके माँ बहन क्या कर रहे हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है, सर्विलांस की टीम लगाती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तभी पुलिस को शक होता है कि कहीं माँ बेटी का जो नज़रिया है, जिस तरह से दोनों अपना रिएक्शन दे रहे हैं, पिता और
पति के मौत पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब पुलिस दोनों का फोन टेस्ट करती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल शुरू करती है तभी जो पत्नी का मोबाइल था, जो बेटी का मोबाइल था, जब उसे चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसमें अनेकों चैट थे। जिस समय कत्ल हुआ था उस समय भी उस पर फोन आया था। जब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। बेटी और पत्नी बताती हैं कि उन्होंने ही अपने पिता का कत्ल करवाया है, सिर्फ नाजायज संबंध में, अपने प्रेमियों को पाने के लिए। भला एक शादीशुदा पत्नी अपने ही किसान पति का नाजायज संबंध में अन्य समुदाय के प्रेमी से मिलकर, लड़के से, इंसान आदमी से मिलकर अपने ही पति का कत्ल का साजिश रचती है। अब पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार करती है, फिर पूछताछ में पुलिस अब प्रेमियों का नाम, उन अपराधियों का नाम सामने लेकर आती है। पता चलता है कि उसमें गुलजार और फिर विपिन और विपिन का दोस्त शिवम और साथ में 3 अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर सुभाष उपाध्याय के कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। लेकिन साथियों, बात यहीं नहीं रुकती। जब यह घटना न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग बड़े हैरान थे कि आजकल हमारे समाज में लोग इंसानी रूप में भेड़िया बनते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि एक पत्नी शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्द से इश्क लड़ाती है, अय्याशियाँ करती है, और एक बेटी पिता के मना करने के बाद भी, माँ के मना करने के बाद भी अपने ही पिता का कत्ल करवाती है अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर। अब समाज में डर का माहौल बना हुआ है। आखिर भरोसा करें तो किस रिश्ते पर करें? बेटी पर करें, पत्नी पर करें, या फिर किस पर करें? एक माँ अपनी अय्याशी के लिए अपनी बेटी को मनाती है और एक बेटी अपनी अय्याशी के लिए अपनी माँ को तैयार करती है, और फिर दोनों मिलकर अपने ही पिता का, अपने ही पति सुभाष उपाध्याय का बेरहमी से गोली मरवाकर हत्या करवा देते हैं। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सोहनलाल सेठिया, ब्यावर राजस्थान से, सुनील चौधरी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, शाहिल खान है उत्तर प्रदेश वाराणसी से, हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। बब्बन सेठ हैं, यह हमारी कहानी को लखनऊ से रोजाना सुनते हैं। डॉक्टर अनुराग ठाकुर हैं, इलाहाबाद से, हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। हिमांशु राय हैं, प्रयागराज से, हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं और कमेंट करते हैं और अपना विचार भी देते हैं। और किसी भी घटना, किसी भी कहानी को लेकर अगर आप किसी भी संशय में है, किसी भी सोच में है, अगर कोई सवाल आपका है तो जुड़िए हमारे विश्व वारदात तक इंस्टाग्राम अकाउंट से, फॉलो करिए और अपना सवाल मैसेज करिए, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप भी कमेंट करिए, इस घटना पर अपनी राय दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।